ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। अद्भुत, अविस्मरणीय, अद्वितीय, आनंदित करने वाला पल 28 मई 2023 आजाद भारत के स्वर्णाक्षरों में अंकित होकर स्वर्णिम संकल्प की ओर बढ़ चला है। भारत आज प्रफुल्लित भी है, भविष्य के लिए प्रेरित भी है और राष्ट्र के गौरवगान से गर्वित भी है, क्योंकि अमृत काल में नवनिर्मित अब हमारा संसद भवन है। यह आत्मनिर्भर भारत के बुलंद हौसलों का प्रतिबिंब है। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। श्रोताओं, इस बार हम आपके समक्ष 16 से 30 जून का अंक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन, जहां होती है जन जन की आकांक्षाओं पर चर्चा। 28 मई 2023 को नए संसद भवन का शुभारंभ हुआ। न्यू इंडिया समाचार के इस अंक में नए भारत की नई संसद ही हमारी आवरण कथा बनी है। नए संसद भवन में ऐसी अनेक नई चीजें हैं जिससे सांसदों की कार्य क्षमता बढ़ेगी, उनकी कार्य संस्कृति में आधुनिक तौर तरीके आएंगे। पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी, तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का साक्षी बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी की भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। आज इंडिया गेट के आगे नेशनल वॉर मेमोरियल ने राष्ट्रीय पहचान बनाई है, वैसे ही संसद का नया भवन अपनी पहचान स्थापित करेगा। देश के लोग, आने वाली पीढ़ियां नए भवन को देखकर गर्व करेंगी कि ये स्वतंत्र भारत में बना है। आजादी के 75 वर्ष का स्मरण करते हुए इसका निर्माण हुआ है। आमतौर पर अन्य जगहों पर जब लोकतंत्र की चर्चा होती है तो ज्यादातर चुनाव की प्रक्रिया, चुने हुए प्रतिनिधि, उनकी संरचना, शासन प्रशासन, लोकतंत्र की परिभाषा, इन्हीं चीजों के आसपास रहती है। इस प्रकार की व्यवस्था पर अधिक बल देने को ही ज्यादातर स्थानों पर लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन भारत में लोकतंत्र एक संस्कार है। भारत के लिए लोकतंत्र जीवन मूल्य है, जीवन पद्धति है, राष्ट्र जीवन की आत्मा है। भारत का लोकतंत्र सदियों के अनुभव से विकसित हुई व्यवस्था है। भारत के लिए लोकतंत्र में जीवन मंत्र भी है, जीवन तत्व भी है और साथ ही व्यवस्था का तंत्र भी है। समय समय पर इसमें व्यवस्थाएं बदलती रहीं, प्रक्रियाएं बदलती रहीं, लेकिन आत्मा लोकतंत्र ही रही। जब हम विश्वास के साथ अपने लोकतांत्रिक इतिहास का गौरवगान करते हैं तो यह अनुभूति होती है कि भारत ही लोकतंत्र की जननी है। भारत के लोकतंत्र में समाहित शक्ति ही देश के विकास को नई ऊर्जा दे रही है, देशवासियों को नया विश्वास दे रही है। दुनिया के अनेक देशों में जहां लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लेकर अलग स्थिति बन रही है, वहीं भारत में लोकतंत्र नित्य नूतन हो रहा है। हाल के बरसों में हमने देखा है कि कई लोकतांत्रिक देशों में अब वोटर टर्नआउट लगातार घट रहा है। इसके विपरीत भारत में हम हर चुनाव के साथ वोटर टर्नआउट को बढ़ते हुए देख रहे हैं। इसमें भी महिलाओं और युवाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ती जा रही है। भारत में लोकतंत्र हमेशा से ही सुशासन के साथ ही मतभेदों और विरोधाभासों को सुलझाने का महत्वपूर्ण माध्यम भी रहा है। अलग अलग विचार, दृष्टिकोण, यह सब एक जीवंत लोकतंत्र को सशक्त करते हैं। मतभेद कभी मनभेद ना हो, इसी लक्ष्य को लेकर भारतीय लोकतंत्र आगे बढ़ा है। आज जब नए संसद भवन का संकल्प साकार हुआ है, तो सबको यह याद रखना होगा कि वो लोकतंत्र जो संसद भवन के अस्तित्व का आधार है, उसके प्रति आशावाद को जगाए रखना सभी का दायित्व है। संसद पहुंचा हर प्रतिनिधि जवाबदेह है। यह जवाबदेही जनता के प्रति भी है और संविधान के प्रति भी है। हर फैसला राष्ट्रप्रथम की भावना से होना चाहिए। हर फैसले में राष्ट्रहित सर्वोपरि रहना चाहिए। राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए एक स्वर में, एक आवाज में खड़े हों, ये बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नई संसद सिर्फ एक भवन नहीं है, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। यह विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता है। जब भारत आगे बढ़ता है तो दुनिया भी आगे बढ़ती है। भारत के साथ साथ नया संसद भवन विश्व की प्रगति में भी योगदान देगा। इस भवन का केंद्र हर भारतीय को समर्पित है। यहाँ संविधान कक्ष बना है, जहाँ वे भारत में लोकतंत्र के अतीत से वर्तमान की यात्रा का अनुभव कर सकते हैं। यहीं भारत के संविधान की डिजिटल प्रतिरूप भी रखी गई है। भवन के केंद्र में ऊपर की त्रिकोणीय छत से सूर्य की किरणें ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए पेंडुलम क्लॉक पर गिरती है। ये किरणें बरगद के पेड़ को नहलाती है। सदस्यों के लिए निर्मित कक्ष, पुस्तकालय और भोजन कक्ष में फैल जाती है।
आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक इस भवन के निर्माण में भारत के हर भाग ने अपनी भागीदारी निभाई है। नया स्मार्ट संसद भवन पूरी तरह से पेपरलेस है। नए भवन की पूरी वास्तुकला में भारतीय प्रतीकों को शामिल करने के लिए 3 गैलरी बनाई गई है। संगीत गैलरी में भारत के नृत्य, गीत एवं संगीत की परंपरा, स्थापत्य गैलरी में भारतीय स्थापत्य विरासत और शिल्प गैलरी में राज्यों की विशिष्ट हस्तकला परंपराओं को प्रदर्शित किया गया है। नए भवन के निर्माण के लिए कोई पेड़ नहीं काटा गया, सभी पेड़ यहां से ट्रांसप्लांट किए गए। राष्ट्रीय पेड़ बरगद की थीम पर बने कोर्टयार्ड में बरगद का एक पेड़ ट्रांसप्लांट करने के साथ यहां की हर जाली में अलग अलग क्षेत्रों में उगने वाले पेड़ को उकेरा गया है। नई संसद की इन विशेषताओं के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, 21वीं सदी का नया भारत बुलंद हौसले से भरा हुआ भारत अब गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है। आज भारत प्राचीन कला की उस गौरवशाली धारा को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ रहा है और संसद की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है। आज नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। इस भवन में विरासत भी है, वास्तु भी है, इसमें कला भी है, कौशल भी है, इसमें संस्कृति भी है और संविधान के स्वर भी है। आप देख रहे हैं कि लोकसभा का आंतरिक हिस्सा, यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है और संसद के प्रांगण में हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों की जो विविधता है, इस नए भवन ने उन सबको समाहित किया। इसमें राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर लगाए गए। ये जो लकड़ी का काम आप देख रहे हैं ना, वो महाराष्ट्र से आई है। यूपी में भदोही के कारीगरों ने इसके लिए अपने हाथ से कालीनों को बुना है। एक तरह से इस भवन के कण कण में हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के दर्शन हुए। भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली की शक्ति हमारी संसद में प्रकट होती है, जिसने औपनिवेशिक शासन से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को झेला और कई ऐतिहासिक पड़ाव देखे हैं। पुरानी संसद भवन के डिजाइन, शिलान्यास और उद्घाटन सभी उस समय के ब्रिटिश शासन से जुड़े वास्तुकार और अधिकारियों ने किए थे। मूल रूप से हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहे जाने वाली इस इमारत में ब्रिटिश सरकार की विधान परिषद कार्यरत थी। अधिक स्थान की मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 1956 में संसद भवन में 2 और मंजिल जोड़ी गईं। भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत के 2500 वर्षों को प्रदर्शित करने के लिए संसद संग्रहालय को वर्ष 2006 में जोड़ा गया। भवन के बाहरी वृत्तीय भाग पर वर्ष 1956 में निर्मित 2 नई मंजिलों से सेंट्रल हॉल का गुंबद छिप गया था और इससे मूल भवन के अग्रभाग का परिदृश्य बदल गया। जाली की खिड़कियों को कवर करने से संसद के दोनों सदनों के कक्ष में प्राकृतिक प्रकाश कम हो गया था। यह अधिक दबाव और अति उपयोग के संकेत दे रहा था। स्थान, सुविधाओं और प्रौद्योगिकी जैसी मौजूदा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं था। सांसदों के बैठने की जगह संकीर्ण थी और वर्तमान भवन को पूर्ण लोकतंत्र के लिए द्विसदनीय विधायिका को समायोजित करने के लिए कभी भी डिजाइन नहीं किया गया था। 1971 की जनगणना के आधार पर किए गए परिसीमन पर आधारित लोकसभा सीटों की संख्या 545 पर अपरिवर्तित बनी हुई थी। इसका मतलब है कि अभी संसद का प्रत्येक सदस्य औसतन 25 लाख नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है। यह संख्या स्वतंत्रता के समय लगभग 5 लाख की तुलना में और दुनिया के अन्य लोकतंत्रों की तुलना में बहुत अधिक है और भारत की बढ़ती आबादी के साथ यह भी बढ़ती रहेगी। नए संसद भवन में 1000 से अधिक शिल्पकारों ने इसे सजाने का काम किया है। यहाँ पारंपरिक कला को सहेजने और पेश करने का काम किया गया है। भवन की तीनों दीर्घाएं जहाँ खुलती हैं, वहाँ दीवार पर मथुरा की सांझी कला, मधुबनी सहित अलग अलग जगहों की लोक कलाओं को उकेरा गया है। अखंड भारत, अशोक चक्र, महान संतों को जगह दी गई है।
संसद के गलियारे में एक जगह चाणक्य को उकेरा गया है तो एक गोलाकार कृति में सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को रखा गया है। अमृतकाल में राष्ट्र को समर्पित नए संसद भवन की दीवार पर समुद्र मंथन को प्रदर्शित किया गया है। नए संसद भवन का निर्माण करने वाले श्रमिकों के श्रम को समर्पित एक डिजिटल गैलरी बनाई गई है। ये गैलरी आने वाली पीढ़ियों को भी ये याद दिलाएंगी कि लोकतंत्र की नींव में एक ओर संविधान है तो दूसरी ओर श्रमिकों का योगदान भी है। यही प्रेरणा श्रम से सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी। ये विश्व में शायद पहली बार हुआ होगा। नई संसद में न्याय और निष्पक्षता का प्रतीक सेंगोल स्थापित किया गया है। अंग्रेज भारत को सत्ता का हस्तांतरण कैसे करें, इसकी प्रक्रिया पर चर्चा हो रही थी। लॉर्ड माउंटबेटन को भारतीय परंपरा की जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा, सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। इस पर नेहरू असमंजस में पड़ गए और उन्होंने कुछ समय मांगा। इसके बाद नेहरू ने सी राजगोपालाचारी से इस बारे में चर्चा की। राजगोपालाचारी राजा जी ने कई ग्रंथों का अध्ययन कर उन्होंने सेंगोल की प्रक्रिया को चिन्हित किया। हमारे यहाँ सेंगोल के माध्यम से सत्ता का हस्तांतरण को चिन्हित किया गया है। सेंगोल 8वीं शताब्दी के चोल साम्राज्य से चली आ रही सभ्यतागत प्रथा है। हालांकि देश के ज्यादातर लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब सेंगोल और उसके महत्व के बारे में पता चला तब उन्होंने इसकी गहन जांच करवाई। इसके बाद निर्णय लिया गया कि इसे देश के सामने रखना चाहिए। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद भवन से उपयुक्त तथा पवित्र स्थान कोई और हो ही नहीं सकता। इसलिए जिस दिन नया संसद भवन देश को समर्पित किया गया, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के आदिनम से सेंगोल ग्रहण किया और लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास इसे स्थापित किया। आदिनम के संतों से आशीर्वाद के दौरान पीएम मोदी ने कहा, सेंगोल को यह पहचान और पद मिल रहा है जिसका वह हकदार है। यह हमें अपने कर्तव्य पथ पर चलने की याद दिलाएगा। लोकतंत्र के मंदिर में इसे अपना उचित स्थान मिल रहा है। श्रोताओं, निश्चित रूप से संसद की नई इमारत इस बात का जीवंत प्रतीक है कि 21वीं सदी का नया भारत गुलामी की सोच को पीछे छोड़ अपने प्राचीन गौरव और वैभव को तेजी से हासिल करने में जुटा है। हमारी आवरण कथा के माध्यम से संसद भवन की संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं पत्रिका में शामिल अन्य विशेष सामग्री की। योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म की कुशलता ही योग है। यह मंत्र सदा हमें सिखाता है कि योग के द्वारा जीवन में अधिक योग्य बनने की क्षमता पैदा होती है। अगर हम अपना काम अनुशासन से करते हैं, अपना दायित्व निभाते हैं, तो भी ये एक तरह का योग ही है। इसी मंत्र को साकार करते हुए योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाकर भारत ने सॉफ्ट पावर के रूप में अपनी पहचान बनाई है। तो योग को कर्म योग से जोड़कर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के तौर पर विकास की शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया है। इस वर्ष मनाए जाने वाले 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की महत्ता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि भारत इसी वर्ष दुनिया के सबसे प्रभावी आर्थिक समूह G20 की अध्यक्षता कर रहा है। G20 के हर आयोजन में योग को विशेष तौर से हिस्सा बनाया गया है, जो भारतीय सभ्यता की पहचान को मजबूती दे रहा है। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को इस अंक में इसी संदर्भ में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाने का अनुमोदन किया गया। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अलग से आयुष मंत्रालय बनाया। स्वास्थ्य सेवाओं में आयुर्वेद के साथ योग और अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को एकीकृत करके इसे विश्व स्तर पर नई पहचान दिलाने का जिम्मा उठाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का मुख्य कार्यक्रम मध्य प्रदेश के जबलपुर में होगा, जिसकी थीम वसुदैव कुटुंबकम के लिए योग है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को देखते हुए आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में बात करेंगे पत्रिका में शामिल अन्य समाचारों और अमृत महोत्सव की। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamaachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल NISPIB इंडिया है। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संतोष कुमार और नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।